नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 का वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। कंपनी नामा एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत की खबरों का एक वीकली राउंड अप देते हैं। साथ ही ऐसी खबरों पर भी फोकस करते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। हमारा एक खास सेगमेंट है ऑन द रडार, जिसके जरिए हम आपको ऐसी खबरों पर भी पूरी जानकारी देते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर। पहले बात कर लेते हैं इस हफ्ते की कॉर्पोरेट से जुड़ी हुई तमाम बड़ी सुर्खियों की। पहला नाम है देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का। जियो के आईपीओ में बड़े बदलाव की खबर से आरआईएल का शेयर इस हफ्ते टूटता हुआ नजर आया है। जियो का आईपीओ अब पूरी तरह से फ्रेश इशू होगा। एज न्यूज़ रिपोर्ट के हवाले से खबरें निकल के सामने आई, क्योंकि पहले ऐसी योजना थी कि ये आईपीओ पूरी तरह से ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल होगा। करीब 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाने के ऊपर जो रकम कंपनी को मिलेगी उसके ऊपर खर्च किया जाएगा और इसकी जो पेरेंट कंपनी है जियो की, जियो प्लेटफॉर्म्स, उसके पास ये जो आईपीओ की रकम है वो आती हुई नजर आएगी। दरअसल हुआ ये है कि वैल्यूएशन को लेकर निवेशकों और कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसके बीच में मतभेद है, अलग राय है, जिस वजह से अब ये जो आईपीओ है उसमें पूरी तरह से बदलाव किया जा रहा है। जो पहले ओएफएस होना था अब पूरी तरह से फ्रेश इशू हो सकता है। विवाद यह है कि जियो के जो शेयर होल्डर्स हैं और जो मैनेजमेंट है उनके बीच में जो वैल्यूएशन है उसको लेकर सहमति नहीं बन पा रही है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादा वैल्यूएशन की मांग करके चल रहे हैं और जो मैनेजमेंट है वो चाहता है कि इस आईपीओ की जो प्राइसिंग है वो कंजर्वेटिव होनी चाहिए ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स को लिस्टिंग के बाद एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले। अब माना जा रहा है कि 16.7 लाख करोड़ के मुकाबले अब इसका जो वैल्यूएशन है 11.5 से 13 लाख करोड़ रुपए के बीच में देखने को मिल सकता है। 7 से 15 दिन में इसका डीआरएसपी फाइल हो जाएगा और माना जा रहा है कि जुलाई में इस आईपीओ की लिस्टिंग भी हो सकती है। पहले जून में जियो आईपीओ की लिस्टिंग का अनुमान लगाया जा रहा था। 11 मई को इस खबर के चलते आरआईएल का शेयर 3.25% से ज्यादा गिरकर 1388 रुपए 20 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ और 12 मई को भी आप देखेंगे तो शेयर में करीब 0.25% के आसपास की गिरावट थी। 1364 रुपए के स्तर पर जाकर शेयर में हमने क्लोजिंग बनती हुई देखी। अगली खबर वोडाफोन आइडिया को लेकर है। इस हफ्ते 4 महीने की ऊंचाई या फिर आप यूं कहें कि इस हफ्ते ये 52 वीक हाई पर पहुंचता हुआ नजर आया। वोडाफोन आइडिया के शेयर में एक समय तो 10% का अपर सर्किट भी लग गया था और इंटरडे में शेयर 12 रुपए 52 पैसे तक भी उछल गया था। 9 जनवरी के जो हाई लेवल्स देखे थे हमने, उसके बाद ये सबसे उच्चतम स्तर था जो कि हमने स्टॉक में बनता हुआ दिखा। पेरेंट वोडाफोन ग्रुप पीएलसी जो कि यूके की कंपनी है, यूके की टेलीकॉम कंपनी है, वो इस कंपनी की में पूंजी बढ़ाने का जो प्रस्ताव है उसके ऊपर कामकाज कर रही है, उसके ऊपर विचार कर रही है। ऐसा न्यूज़ रिपोर्ट के हवाले से खबर निकल के सामने आई थी। शेयर होल्डिंग का कुछ हिस्सा जो कि वोडाफोन ग्रुप पीएलसी के पास है इस कंपनी में यानी कि वोडाफोन आइडिया में, उसको ट्रांसफर किया जा सकता है, इसके ऊपर विचार चल रहा है। भारतीय कंपनी में अगर आप देखेंगे तो वोडाफोन पीएलसी का करीब 19% के आसपास का हिस्सा है जो कि इस कंपनी में उसका छोटा सा पार्ट ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो घरेलू कंपनी इसको ट्रेजरी के रूप में अपने पास रखेगी और घरेलू कारोबार में और पैसा वोडाफोन ग्रुप नहीं लगाना चाहता है। उसके बदले में ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बता रही है कि ये जो हिस्सा ट्रांसफर है वो शायद ग्रुप पीएलसी की ओर से किया जा सकता है। और इसी खबर के चलते 11 मई को वोडाफोन आइडिया के शेयर में 12 रुपए 43 पैसे तक का उछाल देखने को मिला और करीब 8.5% ऊपर 12 रुपए 18 पैसे पर इस स्टॉक में कारोबार का अंत भी देखने को मिला। 13 मई को खबर थी कि 16 मई को इस कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली है, जिसमें बोर्ड बैठक में एक तो तिमाही नतीजे उसके ऊपर विचार किया जाएगा और तिमाही नतीजों के साथ साथ पूंजी जुटाने के ऊपर भी विचार किया जाएगा। प्रेफरेंशियल बेसिस पर ये जो पूंजी जुटाने के ऊपर विचार किया जाएगा, जिसमें इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे या तो फिर वारंट्स भी जारी किए जा सकते हैं, जिसके जरिए फंड जुटाने के ऊपर विचार किया जाएगा। अब रिपोर्ट्स ऐसी भी बता रही हैं कि केएम बिरला साहब जो कि प्रोमोटर ग्रुप में शामिल हैं और अभी भी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी बने हैं, वो शायद कॉन्फिडेंस कैपिटल इन्फ्यूजन को लीड कर सकते हैं। बिरला की अगुवाई में प्रोमोटर लेड कैपिटल इन्फ्यूजन की इस कंपनी ने योजना बनाई है, जिस वजह से अभी स्टॉक फिर से लाइमलाइट में आता हुआ दिखा है। अंशुल जैन जो कि लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च है, उनका मानना है कि 12 रुपये 80 पैसे के आसपास शेयर को हम रिव्यू करेंगे, जब शेयर 12.5 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था और अगला टारगेट स्टॉक में 15 रुपये 58 पैसे तक का देखने को मिल सकता है। 13 मई को वोडाफोन आइडिया के शेयर ने 12 रुपये 95 पैसे का नया 52 वीक हाई छुआ और अच्छी खासी मजबूती के साथ ही शेयर में हमने क्लोजिंग भी होती हुई देखी। बोर्ड बैठक से पहले भारतीय एयरटेल के शेयरधारक इस हफ्ते घबराते हुए नजर आए। थोड़ी सी घबराहट दिखी उनके मन में, क्योंकि सब्सिडरी कंपनियों की शेयर होल्डिंग के पुनर्गठन पर विचार किया जाएगा जब इस कंपनी के नतीजे आएंगे। ऐसा खबर थी 11 तारीख को ही। सब्सिडरी कंपनियों में एयरटेल अफ्रीका भी शामिल है
और कैश या फिर जो नए शेयर जारी कर जो भुगतान है वो कंपनी की ओर से किया जा सकता है। माना जा रहा है कि भारतीय एंटरप्राइजेज से भारतीय एयरटेल, जो इनकी एयरटेल अफ्रीका नाम की सब्सिडरी कंपनी है, उसका 16% हिस्सा खरीद सकती है और इस डील के बाद एयरटेल अफ्रीका में भारतीय एयरटेल की जो हिस्सेदारी 62% है वो बढ़कर 78% पर हो जाएगी। अब इस 16% हिस्सा खरीद पर एनालिस्ट का ऐसा अनुमान है कि 2.8 से 3 अरब डॉलर का खर्च देखने को मिल सकता है। और इससे होगा क्या, एनालिस्ट को ऐसा डर है कि इस हिस्सा खरीद से जो डिविडेंड पे आउट्स होते हैं कंपनी की ओर से वो खत्म हो जाएंगे। इस साल की जहां तक बात है तो एनालिस्ट को अनुमान है कि 35 रुपये पर शेयर के आसपास का डिविडेंड पे आउट इस कंपनी की हो सकता है। अगर ये डील हो गई, $3 बिलियन के आसपास का खर्च हो गया, तो डिविडेंड पे आउट के लिए कंपनी के पास पैसा नहीं बचेगा। यही कारण था, यही घबराहट थी जिस वजह से 11 मई को भारतीय एयरटेल के शेयर में 4% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली और शेयर 1759 रुपये 80 पैसे के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ नजर आया। येस बैंक के लिए मूडीज की ओर से एक बड़ी राहत की खबर आई है। दरअसल मूडीज ने बैंक की जो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट रेटिंग है उसको अपग्रेड कर दिया है। रेटिंग BA2 से बढ़ाकर BA1 कर दी गई है और आउटलुक को स्टेबल रखा गया है। इसके अलावा जो बेसलाइन क्रेडिट असेसमेंट है उसमें भी सुधार देखने को मिला है। BA3 से सुधरकर BCA BA2 पर पहुंचता हुआ दिखा है। इसके साथ साथ किसी संस्थान की वित्तीय मजबूती को BC की ओर से दर्शाया जाता है, तो इस तरह से आप चाहें तो BCA को समझ सकते हैं। आपको बता दें कि बैंक के जो Q4 FY26 के नतीजे आए थे वो भी काफ़ी शानदार थे। Q4 में बैंक का जो मुनाफा है 45% बढ़कर 1068 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। 2022 में जहां इस बैंक के NPA ग्रॉस NPA 13.9% थे, वो मार्च 2026 यानी कि चौथी तिमाही के अंत तक घटकर 1.3% पर पहुंच गए हैं। और FIs लगातार इस बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। मार्च 2026 तक उनके पास 46.42% हिस्सेदारी थी, जबकि मार्च 2025 में FIs के पास 26.78% हिस्सेदारी थी। इन खबरों के बीच में और अपग्रेड के बीच में 12 मई को येस बैंक के शेयर में 22 रुपये 93 पैसे तक का उछाल देखने को मिला, लेकिन बाद में बाजार की गिरावट के साथ मुनाफा वसूली हावी होगी और शेयर करीब 3% गिरकर 22 रुपये 6 पैसे के स्तर पर जाकर उस दिन सेटल होता हुआ नजर आया था। शेयर बायबैक की तैयारी में है टीम लीज सर्विसेज। 20 मई को इस कंपनी की नतीजों के ऊपर बोर्ड बैठक होने वाली है और खबर ऐसी है कि इस बोर्ड बैठक में बायबैक के ऊपर भी विचार किया जा सकता है। अगर मंजूरी मिली तो 3 साल में ये कंपनी की ओर से पहला बायबैक होगा। इससे पहले 2023 में इस कंपनी ने बायबैक किया था 3,28,000 शेयरों का और उस समय 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम इस कंपनी की ओर से खर्च की गई थी। जब उस समय बायबैक हुआ था 2023 में, तो 3,050 रुपये प्रति शेयर के भाव पर यह बायबैक एग्जीक्यूट किया गया था। और अब ये जो बायबैक की उम्मीद बन रही है, उस बीच 12 मई को जब ये खबर आई तो टीम लीज सर्विसेज के शेयर में 1480 रुपये तक का उछाल देखने को मिला, लेकिन बाद में शेयर हल्का होकर करीब 2% की मजबूती के साथ 1374 रुपये 70 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ भी नजर आया। ब्लॉक डील के बाद फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर टूटता हुआ नजर आया। 12 मई को बड़ी ब्लॉक डील हुई थी। 2 करोड़ 56 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई थी। 150 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 385 करोड़ रुपए में यह सौदा हुआ, जिसमें माना जा रहा था, ऐसी खबरें थी कि PE फर्म ट्रू नॉर्थ अपने हिस्सा बेचने की योजना को एग्जीक्यूट करने जा रही है। उस दिन जब ब्लॉक डील हुई तो 12 मई को फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर ने खुलते ही शुरुआती कुछ मिनटों में 159 रुपये 15 पैसे का हाई छुआ, लेकिन बाद में क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो 2% नीचे 149 रुपये 51 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली। 12 मई की शाम को ये जो ब्लॉक डील हुई उसकी डिटेल्स आई, जिसके मुताबिक ट्रू नॉर्थ फंड 6 ने इस कंपनी में से पूरी तरह से एग्जिट कर लिया है। ब्लॉक डील के जरिए 2 करोड़ 57 लाख शेयरों की बिकवाली हुई, जो कि 6.86% हिस्सेदारी के बराबर है। और मार्च अंत तक अगर आप देखेंगे तो ट्रू नॉर्थ के पास इस कंपनी का करीब 7.25% के आसपास का हिस्सा था, जो कि 2 करोड़ 72 लाख शेयरों के आसपास का बनता है। अब खरीदारों की बात करें तो नोमुरा इंडिया इक्विटी फंड को ये जो हिस्सेदारी है वो बेची गई है। स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म के जरिए इस हिस्सेदारी को एग्जीक्यूट किया गया है। 13 मई को फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर में 151 रुपये 23 पैसे का उछाल देखने को मिला, लेकिन बाद में भारी उतार चढ़ाव इस स्टॉक में देखने को मिला। ब्लॉक डील के बाद ग्रो के शेयर में गिरावट का सिलसिला जारी रहता हुआ दिखा। इस शेयर में या इस कंपनी में 30 करोड़ 90 लाख शेयरों का या यूं कहें 5.01% इक्विटी का सौदा होता हुआ नजर आया। 182 रुपये 30 पैसे का दाम था, जिस पर 5,600 करोड़ रुपए की रकम में ये सौदा होता हुआ दिखा। और इनफैक्ट 12 मई को ही 6 महीने का जो IPO लॉक इन है वो खुला था, क्योंकि 12 नवंबर को इसकी लिस्टिंग हुई थी। तो जैसे ही IPO लॉक इन खुला उसके बाद एक बड़ी ब्लॉक डील होती हुई नजर आई है। और इस ब्लॉक डील के बाद 12 मई को ग्रो के शेयर में लगातार 5वें दिन गिरावट का सिलसिला जारी रहा और करीब 5.5% की गिरावट लेकर ये शेयर उस दिन 183 रुपये 9 पैसे के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ दिखा। हालांकि इंटरडे में ये शेयर 180 रुपये तक भी फिसल गया था।
उसके बाद जब ये डिटेल्स आई शाम को कि ब्लॉक डील में किसने किसने बिकवाली की है, तो उसमें 4 बड़े निवेशकों का नाम सामने आया जिनकी ओर से 4.7% हिस्सेदारी बेची गई है। पीक एक्सवी वेंचर्स, सिकोया कैपिटल, इन्होंने हिस्सेदारी बेची। इसके साथ साथ वाईसी होल्डिंग्स और रिबिट वीसी, इनकी ओर से ये 4 निवेशकों की ओर से कुल 5,326 करोड़ रुपए की रकम में 4.7% हिस्सेदारी बेची गई है। 180 रुपये 40 पैसे के औसत भाव पर 29 करोड़ 52 लाख शेयरों की बिकवाली की गई है। 193.8 से लेकर 175 की एक रेंज है, जो कि लक्ष्मीश्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी मानते हैं कि इस रेंज के बीच में ही स्टॉक में कारोबार होता हुआ दिख रहा है। जब तक इस रेंज से ब्रेकआउट नहीं होता तब तक आपको इंतजार करना चाहिए, चाहे वो 175 नीचे टूटे या फिर ऊपर की ओर 193 रुपये 80 पैसे पार हो। इस रेंज का ब्रेकआउट होने का इंतजार कीजिए। इस बीच इन खबरों के चलते 13 मई को ग्रो के शेयर में 194 रुपये 61 पैसे तक की रिकवरी देखने को मिली, यानी कि 5 दिन के बाद पहली बार ये शेयर हरे निशान में जाकर सेटल होता हुआ नजर आया। अगली खबर प्रेमियर एनर्जीज और सिरमा एसजीएस को लेकर है, जिन्होंने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया है। इन दोनों कंपनियों ने जो अपनी प्रस्तावित जेवी थी, यानी कि जॉइंट वेंचर था, उसको रद्द कर दिया है। के सोलार एनर्जी नाम की एक कंपनी थी जिसको खरीदने के लिए इन दोनों कंपनियों ने एक प्रस्तावित जेवी का गठन किया था। करीब 100 करोड़ रुपए की रकम में ये दोनों कंपनियां एक डील एग्जीक्यूट करने वाली थी और आपसी सहमति से ये जो कंपनी है कोलार एनर्जी, इसमें 51% हिस्सा खरीदने की जो योजना इन्होंने बनाई थी उसको रद्द करने के ऊपर अब बातचीत बन गई है। डील से प्रेमियर एनर्जी को बैकवर्ड इंटीग्रेशन का फायदा मिलने वाला था। सोलर इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग में ये कंपनी का बैकवर्ड इंटीग्रेशन होने वाला था और रिन्यूएबल एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट में विस्तार का जो पूरा योजना इस कंपनी ने बनाई थी उसी के तहत ये डील एग्जीक्यूट होने वाली थी। लेकिन अब ये कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन नहीं कर पाएगी और दूसरे जो रास्ते हैं, जो दूसरे विकल्प हैं, उनको तलाश करती हुई नजर आएगी। इस खबर के चलते 12 मई को प्रेमियर एनर्जीज के शेयर में करीब 4.25% की गिरावट के साथ 966 रुपये 80 पैसे के स्तर पर और सिरमा एसजीएस के शेयर में करीब 3.5% नीचे 1,075 रुपये 20 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। अगला नाम है एमटा टेक का। रिकॉर्ड नई ऊंचाई पर यह शेयर पहुंचता हुआ दिखा है। चौथी तिमाही के नतीजों के बाद इस स्टॉक में दमदार एक्शन बनता हुआ दिखा, क्योंकि नतीजों के साथ साथ इस कंपनी ने अपनी जो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है उसको बढ़ा दिया है। FY27 यानी कि जो मौजूदा वित्त वर्ष है उसके लिए इस कंपनी ने अपनी जो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस जो कि पहले 50% दी थी उससे बढ़ाकर 80% कर दिया है। उसका कारण है ऑर्डर बुक में मजबूत ग्रोथ, जिस वजह से इस गाइडेंस को ऊपर की ओर रिवाइज किया गया है। दरअसल इनके पास क्लीन एनर्जी सेगमेंट में 4,000 करोड़ रुपए की मजबूत ऑर्डर पाइपलाइन है और उसके साथ साथ कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा है कि एक तो न्यूक्लियर और दूसरा एरोस्पेस सेगमेंट की जो ऑर्डर बुक में मजबूत ग्रोथ है वो भी इनको काफी हद तक मदद करती हुई नजर आएगी। FY27 यानी कि मौजूदा वित्त वर्ष में मैनेजमेंट का मानना है कि इन्होंने एक लक्ष्य तय किया है कि इनको 4,000 से 5,000 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स मिलने चाहिए। BNK सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च रचित खंडेलवाल जी मानते हैं कि ये शेयर पहले तो 6700 रुपये तक जा सकता है। वो लेवल पार हुआ तो उसके बाद 7,400 रुपये तक के टारगेट भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो आप चाहें इस शेयर में खरीदारी करके चल सकते हैं। तो 13 मई को एमटा टेक्नोलॉजीज के शेयर में 11.5% तक का उछाल देखने को मिला। शेयर ने 6,969 रुपये की नई रिकॉर्ड ऊंचाई को भी छुआ और दमदार तेजी के साथ ही बंद होता हुआ भी नजर आया। चलिए, तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। अब रुख करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने आपको कहा, हमारा एक खास सेगमेंट है ऑन द रडार। इस सेगमेंट में हम ऐसी खबरों पर ही फोकस करते हैं। इसमें पहला नाम है दालमिया भारत का। इस कंपनी ने रिपोर्ट्स का खंडन किया है जो सोशल मीडिया पर चल रही थी, उसके बावजूद इस शेयर में हमने गिरावट बनती हुई दिखी। SFIO मामले से जुड़ी हाल की जो मीडिया और सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स है उसका कंपनी ने खंडन किया है। ये जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें अलाइड फाइनेंशियल सर्विसेज की ओर से म्यूचुअल फंड यूनिट्स के दुरुपयोग की बात की गई है। यह भी कहा गया है कि DCBL की सिक्योरिटीज का दुरुपयोग अलाइड के डीमैट खातों के जरिए हुआ है और इस दुरुपयोग के चलते ही सेबी, NSE, NSDL और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी कि EOW की ओर से जो शिकायतें हैं वो दर्ज की गई हैं और सेबी और EOW की जांच में अलाइड की ओर से जो धोखाधड़ीपूर्ण आचरण है वो पाया गया है। यही नहीं, अलाइड के अलावा उससे जो जुड़ी हुई संस्थाएं हैं उनका भी धोखाधड़ीपूर्ण आचरण जो है वो सामने आया है। इसके साथ साथ अलाइड फाइनेंशियल सर्विसेज और उससे जुड़ी जो संस्थाओं के आचरण के चलते ही नियामक कार्रवाई भी की गई है। आपको बता दें कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने DCBL को म्यूचुअल फंड यूनिट्स जारी करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खुलासा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किया गया है। कंपनी ने मजबूत कॉर्पोरेट गवर्नेंस और नियमों के अनुपालन के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है
और सारी जो मीडिया रिपोर्ट्स चल रही थी उसका खंडन किया है। लेकिन उसके बावजूद 11 मई को डालमिया भारत के शेयर में करीब 3% की गिरावट के साथ 1772.20 के स्तर पर कारोबार की समाप्ति गिरावट के साथ, यानी कि लाल निशान के साथ, कमजोरी के साथ ही देखने को मिली। ज्योति लैब्स ये स्टॉक फोकस में था क्योंकि हेंकेल के अपडेट से इस शेयर में बड़ी गिरावट इस हफ्ते बनती हुई दिखी। हेंकेल का जो लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स हैं उनको रिन्यू करने से इनकार करने का फैसला निकल के सामने आया है। 2 ब्रांड्स हैं, एक है प्रिल और दूसरा है फा, और इन ब्रांड्स के जो लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स हैं उनको रिन्यू नहीं किया जाएगा, ऐसा हेंकेल की ओर से अपडेट निकल के सामने आया। हेंकेल ने कहा कि 31 मई 2026 के बाद जो लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स हैं उनको रिन्यू नहीं किया जाएगा। और आपको बता दें कि ये छोटा कोलैबोरेशन नहीं था। 2011 से इस कंपनी के पास प्रिल और फा ब्रांड्स का जो लाइसेंस है वो मौजूद है, जो कि अब यानी कि 16 साल के बाद, 15 साल के बाद रिन्यू नहीं किया जाएगा। इनफैक्ट शेयर में गिरावट इसलिए आई क्योंकि फा ब्रांड की जहाँ तक बात है तो इसका इस कंपनी की बिक्री में काफ़ी कम योगदान है, ऐसा कंपनी की ओर से क्लैरिफिकेशन आता हुआ दिखा। लेकिन जहाँ तक प्रिल की बात है तो डिश वॉशिंग सेगमेंट में इस प्रोडक्ट का बिक्री में देखें तो कुल मिला के करीब 30% के आसपास का हिस्सा है। डिश वॉशिंग सेगमेंट का कुल बिक्री में 30% हिस्सा है और उसमें प्रिल का एक बड़ा योगदान है। प्रिल ब्रांड का कुल बिक्री में आप देखेंगे तो 15 से 20% के आसपास का हिस्सा है, ऐसा एनालिस्ट का अनुमान है। और यही कारण है कि प्रिल और फा को लेकर लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स नहीं रिन्यू हुए हैं तो शेयर में घबराहट आना लाजमी था। 11 मई को ज्योति लैब्स के शेयर में 9% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 237.20 के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। हालांकि दिन के दौरान ये शेयर 231.70 तक भी फिसल गया था। वहीं बुधवार 12 मई की जहाँ तक बात है तो उस दिन भी अगर आप देखेंगे तो शेयर 222 रुपये तक के लेवल तक भी फिसल गया था, यानी कि कमजोरी के साथ ही इस स्टॉक में हमने कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को हम यहीं पर विराम देते हैं, पर अगले शनिवार को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। विदा लेने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपको हमारा इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अपने दोस्तों को, सहयोगियों को, रिश्तेदारों को भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। एक और ज़रूरी बात, मनी 9 आपके लिए लेकर आया है मनी 9 प्राइम मेंबरशिप, जिसमें हमारे एक्सक्लूसिव कंटेंट को देखने के लिए, अपनी स्टॉक से जुड़ी हुई, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से जुड़ी हुई उलझनों का जवाब पाने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे प्राइम प्लान्स को। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, कोई भी वीडियो पर आपको ज्वाइन बटन दिखेगा, उसको प्रेस कीजिए, प्लान चुनिए, पेमेंट कीजिए और बस बन जाइए हमारे प्राइम मेंबर। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हैप्पी वीकेंड।